एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आपसे कहा था कि हम जो पास पेपर्स हैं, स्पेशली जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, वो ज़रूर आपके साथ सॉल्व करेंगे। एंड द एम ऑफ सॉल्विंग दीज पेपर्स इज़ जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बच्चों, टू अपलिफ्ट योर कॉन्फिडेंस। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी की होती है लेकिन स्टिल दे आर कंफ्यूज, वो कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं कि पता नहीं सर पेपर कैसा आएगा, पेपर के जो सवाल हैं वो पता नहीं हमें आ भी रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे। तो बच्चों उस फेयर को उस जो आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको दूर करने के लिए स्पेशली हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं कि ये पास पेपर है, आप इसको देखें। सबसे पहले तो आप अपनी तैयारी को देखें कि आपने जो तैयारी की है क्या आपको ये सवाल आ रहे हैं। अगर तो आपको ये सवाल आ रहे हैं इट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है, जस्ट यू नीड टू इम्प्रूव इट। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे, तो बच्चों आपने फिर इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। गेस्ट पेपर आपके साथ मैथ का ऑलरेडी शेयर हो चुका है, ठीक है, तो आप उस गेस्ट पेपर को देख सकते हैं। उसके अंदर जो एक्सरसाइजेज मेंशन की हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आपने फ़लस्तीन के लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। बच्चों आपको पता है कि जिस तरीके के जुल्म वहाँ हो रहे हैं बच्चों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह है और बहुत ज़्यादा जो है वो दुख का बाइस है। तो आपने उनको बच्चों अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो बच्चों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा समझ लें ये जो वीडियो है ये सेक्शन ए के ऊपर है, यानी कि इस वीडियो के अंदर हम MCQs सॉल्व करेंगे। आपने MCQs को देखना है, समझना है, ठीक है, कि किस तरीके से MCQs पेपर में आते हैं और किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। साथ ही साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई हैव वेरी बिजी शेड्यूल, तो जैसे ही जहाँ जहाँ टाइम बच्चों मिलता रहेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो क्लास 9 हो या क्लास 10 हो, उनके जो गेस्ट पेपर हैं बच्चों आप तक पहुँचते रहेंगे। सेकेंड जो कुछ बच्चे पूछते हैं मॉडल पेपर के हवाले से कि सर मॉडल पेपर कब आएगा, तो बच्चों मॉडल मीन्स नमूना, ठीक है। मॉडल पेपर बच्चों सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब या तो आपकी बुक चेंज हो जाती है, ठीक है, या तो नई बुक आ जाती है, या फिर आपका जो बुक है उसका सिलेबस चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है, तो मॉडल पेपर आता है। तो आपकी किताब क्योंकि लास्ट ईयर चेंज हो चुकी है, आपका सिलेबस अपडेट हो चुका है, तो लिहाजा 2024 के अंदर कोई मॉडल पेपर नहीं आने वाला, ठीक है। तो अपने जहन को इस चीज़ पे क्लियर रखो कि अभी तक कोई मॉडल पेपर नहीं आया और उम्मीद भी नहीं है कि कोई मॉडल पेपर आएगा। जैसे लास्ट ईयर पेपर आया था उसी पैटर्न के ऊपर इस साल भी आपका पेपर आएगा। आप यहां देख सकते हैं बच्चों के 75 मार्क्स का पेपर था मैथ का, क्लास 9 का भी और क्लास 10 का भी। इस साल भी आपको जो पेपर आएगा वो इसी तरीके से 75 मार्क्स का होगा। अब ये बातें क्लियर हो गई हैं, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, आप ज़रा ले लें इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप 4 MCQs देख सकते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने वीडियो को करना है पॉज, ठीक है, वीडियो को रोक दें और इन MCQs को खुद सॉल्व करें ईमानदारी के साथ, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कमेंट में आप आंसर लिख दें कि सर मेरा जो पहला MCQ है उसका ये आंसर आ रहा है, दूसरे का ये आ रहा है, तीसरे का ये आ रहा है और चौथे का ये आ रहा है। उसके बाद फिर आप वीडियो को ऑन करें और चेक करें क्या आपके आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहे हैं। बच्चों देखो इट डजेंट मैटर, आप इस चीज़ पे शर्माया ना करें कि सर मैंने तो गलत आंसर लिख दिया तो पता नहीं, अरे कुछ भी नहीं होगा बच्चों, आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं ना। अगर आपको सब आता होता तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे होते, तो आप सीखने के लिए आए, तो लिहाजा सीखने में कोई शर्म नहीं होती, कोई भी जो हेजिटेशन नहीं होती। जो आंसर आपको लगते हैं आपको ये आंसर है आप वो लिख दें, फिर मेरे आंसर के साथ अपने आंसर्स को मैच करें। अगर तो आंसर सेम है वेरी गुड, और अगर नहीं सेम है तो कोई मसला नहीं, हमने आपको सॉल्व करवा दिया है, आप उसको साथ साथ देखते जाएंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला MCQ जो है ये आपके फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, x,6 इज इक्वल टू 2y माइनस 6। तो आपने बताना है कि x प्लस वाई क्या होगा। तो हमें पता है कि पहली वैल्यू को हम पहली वैल्यू के बराबर ले लेते हैं, इसका मतलब x जो है ये बराबर हो जाएगा 2 के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x जो है ये बराबर हो गया 2 के। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जबकि अगला अगर हम देखते हैं तो जो 6 है वो बराबर होगा y माइनस 6 के। 6 बराबर है y माइनस 6 के, तो 6 बराबर है y माइनस 6 के। अच्छा अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ना बच्चों, सीधा करके y माइनस 6 बराबर है 6 के, बात तो एक ही है। अब मुझे y चाहिए तो माइनस का 6 मैं वहाँ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6,
ठीक है, 6 and 6 इज इक्वल टू 12। तो क्या मेरा आंसर 12 हो गया? नहीं 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 नहीं, गौर से देखो बच्चों, उसने मुझसे कहा है कि मुझे x प्लस वाई बताओ, यानी कि x और y को आपस में ऐड कर दो। तो जब 12 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 14। चलो, अब जिन बच्चों ने 14 बताया था, वेरी गुड। जिनका आंसर चेंज था, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं बच्चों। अब आपको ये समझ में आ गया कि आइंदा अगर इस तरह का सवाल आएगा MCQs के, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है, MCQ नंबर 2, दैट इज A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6। ठीक है, ये हमारे पास सेट A है, ये सेट B है। नाउ व्हाट इज दिस साइन? बेसिकली बच्चों, इस साइन को हम क्या कहते हैं? इस साइन को हम डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा के अंदर हम क्या करते हैं भाई? यकीनन आपको याद होगा, ये भी पहले चैप्टर से लिया हुआ सवाल है। तो सेट A हम लिख लेते हैं ज़रा। सेट A मेरे पास है 1 2 3 एंड 4, डेल्टा का साइन लगाया, और साइड B हमारे पास है 2 4 6। ठीक है, डेल्टा को बोलते क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यकीनन आपको पता होगा, नहीं पता तो चलें अब सुन लें। इसे हम कहते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहते हैं? साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस में करते क्या है भैया? तो बच्चों, साइमेट्रिक डिफरेंस के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स को हम काट देते हैं, यानी कि 2 और 4 एक जैसे हैं, सेम है, तो इनको हमने कैंसिल कर दिया। फिर दोनों के बचे हुए एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं, सॉरी, ये A डेल्टा B होगा। सो A डेल्टा B इज इक्वल टू, क्या बचा? यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 3 बचा, और यहाँ से 6 बचा। तो हमारा आंसर होना चाहिए 1 3 6। सो हियर इट इज बच्चों 1 3 6। तो अगर तो ये लिखा था, वेरी गुड, नहीं लिखा था, कोई मसला नहीं, आप समझ में आ गया। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 3। इफ 1 9 x एंड 45 आर इन द प्रोपोर्शन, x की वैल्यू मालूम करें। तो ये भी हमने पढ़ रखा भाई। 1 कॉमा की जगह लग जाएगा रेशो 9, एक रेशो के बाद डबल रेशो आता है जिसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई? x और 45। तो हमने लिखा x और फिर लगाया रेशो 45। तो हमने रूल पढ़ा, पहली वैल्यू को हम आखिरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 45 1 जा 45, आपस वाले मल्टीप्लाई हुए, तो ये हो गया 9x, और ये जो प्रोपोर्शन है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है इज इक्वल टू के अंदर। तो मैं इसको सीधा करके लिख सकता हूँ बच्चों ऐसे, 9x इज इक्वल टू 45। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चले जी 45, अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हुआ, 9 1 9 9 5 45, x इज इक्वल टू 5। तो अगर आपने इसका आंसर लिखा था 5, सो यू आर आंसर इज परफेक्ट। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखो, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। ख़ास तौर पे जो बच्चे आगे चलकर इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, वो अपनी मैथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आगे जो है एक तो बहुत कंपटीशन है बच्चों। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अपने एग्ज़ाम के बाद आपने एक दिन भी वेस्ट नहीं करना। छुट्टियाँ समझ कर कि छुट्टियाँ हो गई, छुट्टियाँ नहीं है बच्चों। अब आपकी ज़िंदगी में छुट्टियाँ यूनिवर्सिटी पर ही जाकर आएगी। अब आपके पास कोई छुट्टी नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बच्चों बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो जिस दिन आपका क्लास 10 का लास्ट पेपर हो, काइंडली अगले दिन से आपने एक अच्छे कोचिंग को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप अपने फर्स्ट ईयर की क्लासेस को शुरू कर सकें। पिछले साल भी बच्चों बहुत बुरा रिजल्ट आया है फर्स्ट ईयर का, क्योंकि बच्चे मैट्रिक 9 समझ के ही जाते हैं, और वहाँ जाकर जब वो सिलेबस इतना मुश्किल होता है, एंड में उनके पास टाइम नहीं बचता और वो फेल हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है बच्चों। जिस दिन आखिरी पेपर हो, आपने एक दिन भी वेस्ट नहीं करना। अगर आगे कुछ करना चाहते हो बच्चों, कुछ बनना चाहते हो, आपने एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, फॉरन वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि कॉलेजेस काफ़ी अक्सर टाइम के बाद स्टार्ट होते हैं, तो आपने कोचिंग के अंदर अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। ऑलमोस्ट आपका आधा सिलेबस कवर हो चुका होगा, तब जाके कॉलेज स्टार्ट हो रहे होंगे। तो लिहाजा आपने एक भी दिन वेस्ट नहीं करना। बाद में फिर बच्चे रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि सर हमारे 3 महीने गुजर गए, हमें पता ही नहीं चला। तो लिहाजा 3 महीने इज़ अ हेल ऑफ टाइम। आपने बच्चों अपने 3 दिन भी ज़ाया नहीं करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4, इफ़ एदर। देखो ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान सा MCQ है। वो कह रहा है कि इफ़ m डिनोट्स द नंबर ऑफ रॉज, ठीक है, ये बेसिकली मैट्रिक्स की बात कर रहा है, एंड n डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम। वो कह रहा है भाई m का मतलब जो है वो नंबर ऑफ रॉज है, यानी कि ये है नंबर ऑफ रॉज, और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि m और n बराबर हो जाए, क्या मतलब हुआ भाई? ये मतलब हुआ ये रॉज और कॉलम अगर बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि
ऐसी चीज़ जिसके चारों साइड बराबर हों, यानी कि अगर दो हमारे पास कॉलम हैं और दो ही रो है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर चलो यहाँ तो ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा था, पता नहीं आपने आंसर में क्या लिखा था, लेकिन अगर आपने स्क्वायर लिखा था तो बच्चों वेरी गुड, बिकॉज आंसर इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगले एमसीक्यूज आपको नज़र आ रहे हैं। अगेन आपने वही काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और कमेंट में आंसर लिखो कि सर ये आंसर है मेरी तरफ से। फिर आप वीडियो को अगेन ऑन करो और चेक करो क्या आपके आंसर सही हैं, और अगर सही नहीं है तो क्या मिस्टेक है उसको चेक करें। चले भाई, तो नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। नंबर 5 इज 5 into π/4 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर है। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल याद आपने रखना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल 5 π/4, अब इस रेडियन को हमने डिग्री में लाना है, तो इसका बहुत आसान तरीका है, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 180/π के साथ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जब भी आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपने 180/π से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो पाई से पाई मर गया, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ये 0 ऐसे ही रहा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 2 45 ज़ा 90। अब 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो योर आंसर वुड बी बच्चों 225 डिग्री। अब जिन बच्चों ने 225 लिखा था वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखा था तो बच्चों अब समझ में आ गया, तो पेपर में अब सवाल आ जाए तो आप इसको यकीनन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है, याद करो हमने एक फार्मूला पढ़ा था जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, हमने एक फार्मूला पढ़ा था 1/ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। बोलो भाई, पढ़ा था। अब हमसे पूछ रहा है 1 + ओमेगा किसके बराबर है, तो ये प्लस का ओमेगा वहाँ ले जाओ, तो ये बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा किसके बराबर हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो 1 + ओमेगा बच्चों किसके बराबर हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 7 द फ्रैक्शन। अब आपने यहाँ पर फ्रैक्शन बतानी है कि ये फ्रैक्शन जो है वो कौन सी है। चले जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों आप देख सकते हैं, एमसीक्यू नंबर 7। अब वो आपसे फ्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है। अगेन ये पार्शियल फ्रैक्शन जो चैप्टर आपने सॉल्व किया था, ये एमसीक्यू वहीं से लिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2x + 5/x² + 5x + 6 ये किसके बराबर है। ठीक है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या ये इम्प्रॉपर है, क्या ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों है, या ये नन ऑफ दीज है। तो याद रखो, कभी भी कोई फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों एक वक्त में नहीं हो सकती। ठीक है, और नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी नहीं है, दैट सी बात है, या तो वो प्रॉपर होगा या वो इम्प्रॉपर होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे। तो हमने बच्चों क्या ट्रिक पढ़ी थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने पढ़ा था, अगर आपको याद है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल की पावर बड़ी हो, हाईएस्ट हो ऊपर वाले से, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये बात याद आ रही है। अगर ऊपर पावर बड़ी हो, यानी कि ये x² ऊपर होता और ये x नीचे होता, यानी कि सिर्फ x होता, x² नहीं होता, तो बड़ी पावर ऊपर होती और छोटी नीचे होती। तो अगर ऐसा केस हो जाता तो वो हमारे पास बन जाता इम्प्रॉपर। अब देखो पेपर में उन्होंने प्रॉपर दिया, हो सकता है इस साल 2024 के आपके एग्जाम के अंदर वो आपको इम्प्रॉपर दे दें। तो लिहाजा ये चीज़ें आपने, बुनियादी सी चीज़ें, बहुत आसान सी चीज़ें लेक्चर के अंदर भी आपको, इसलिए बार बार मैं बताता हूँ कि लेक्चर को गौर से सुना करो, कंप्लीटली सुना करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ लेक्चर एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए देखते हैं। तो बच्चों ऐसा ना करो, अगर आगे कुछ पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई अच्छी फील्ड में जाना है, तो चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली लेके चला करो, हर एक चीज़ को देखा करो, सुना करो और चीज़ों को नोट किया करो। जो चीज़ आपकी एक्सरसाइज में नज़र आपको नहीं आ रही, वही आपके एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x/y = w/z। अब वो पूछ रहा है कि डिविडेंडो प्रॉपर्टी के बताएं कि ये हिसाब से क्या बनेगा। तो डिविडेंडो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है। तो x - y/y ये रहा, और ये z ऊपर जाके माइनस होगा तो w - z/z। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है ये ठीक है। ठीक है, ये कंपोनेंडो है, ये डिविडेंडो नहीं है। अगर यहाँ पर डिविडेंडो की जगह वो कंपोनेंडो लिखेगा तो कंपोनेंडो में क्या होता है बच्चों, जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर, वो ऊपर जाकर ऐड हो जाती है। क्लियर है बात। और ये तो हमारे पास ऑप्शन ही गलत है, नन ऑफ दीज की कोई गुंजाइश नहीं है। नाउ नंबर 9। हाँ भाई, कौन बच्चा जो है इसका आंसर कमेंट करेगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट के अंदर बताइएगा बच्चों। ये एमसीक्यू नंबर 9 का आंसर आपको क्या लगता है। द अर्थमेटिक, AM का मतलब है अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये वैल्यू दी हुई है और कहा है कि इनका अर्थमेटिक मीन जो है वो 40 है। बताएं K की क्या वैल्यू है। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने आंसर देना था यकीनन उन्होंने दे दिया होगा। अब ज़रा हम सॉल्व करके दिखाते हैं बच्चों। देखो वो आपसे कह रहा है पहले तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यकीनन आपको पता होगा अर्थमेटिक मीन जो है इसका फार्मूला होता है मीन
बराबर है आपके पास किसके, मीन बराबर होता है भाई सम ऑफ वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ का सम कर दें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, तो अब उसने हमें बच्चों यहाँ पर गौर से करो तो देखो उन्होंने हमें दिया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो 40 है। तो अब यहाँ पर हम इस x की जगह, x नहीं होता बेसिकली x बार होता है, तो हम इसकी जगह 40 लिख देंगे। सम ऑफ वैल्यूज़, अब सम ऑफ वैल्यूज़ क्या होगा भाई, अभी आपको सारी वैल्यूज़ उसने कहाँ दी, ये ब्रैकेट में दी हुई हैं, इन सबको ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, 0 + 90 + k + 10 + 100 अपॉन, अब कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट्स 5 वैल्यूज़ हैं, हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। क्लियर है ये बात सबको, आगे बढ़ते हैं। अब ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 4 ज़ा 20 और एक 0 यहाँ से आया। अब इन सबको ऐड कर दो, 0 को हटा दो, 90 और 10 कितने हुए 100 और 100 और 100 कितने हुए 200 प्लस के ऐसे ही रहेगा। अब हमें के चाहिए, तो ये प्लस का 200 वहाँ जाकर, बोलो भाई वहाँ जाकर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस का 200, तो 200 ये प्लस का 200 यहाँ कर माइनस का 200 इज इक्वल टू के। 200 में से 200 चले गए बच्चों, क्या बचा 0 बचा। तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, क्या आ गई बच्चों 0। ठीक है, सो योर आंसर वुड बी 0। क्लियर है यहाँ तक बात, आगे बढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब ज्योमेट्री के कुछ सवाल आ गए बच्चों। द ग्रेटेस्ट एंगल, याद रखो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसके अंदर एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि राइट एंगल होता है, जैसा कि ये वाला। ठीक है, तो हमेशा याद रखो बच्चों, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना वो ये खुद होता है 90 डिग्री वाला, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल को जमा करें तो क्या आता है 180 आता है ना। तो अब ये 90 हो गया, तो अब ये दोनों 90 से छोटे होने चाहिए। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि 90 से बड़े होंगे तो ये तो 180 से बड़ा हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो लिहाजा ऐसा ट्राइंगल जिसका सबसे बड़ा एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 5:7। 5 सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं बच्चों, जिनके साइड जिनके एंगल सब बराबर होते हैं, ऐसे ट्राइंगल्स को हम सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। और उनका अगर हम रेशियो निकालें उनके एरिए का, याद रखो एरिया का मतलब होता है स्क्वायर, तो आपने स्क्वायर कर दिया, 25 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 49। क्लियर है, बहुत आसान सा एमसीक्यू था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास 3 एमसीक्यूज और हैं, 4। अगेन ज़रा इनका भी स्क्रीनशॉट लें और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से आपको कौन सा आंसर लग रहा है कि वो आंसर होगा। अच्छा जी, ये पहला जो है बच्चों, ये तो सिंपल आपने इसको याद कर लेना है, ये कुछ रेशोज़ हैं। इंशाल्लाह हमें टाइम मिला तो हम चैप्टर 30 को ज़रूर डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर आपने ये रेशोज़ जो है वो पढ़ने होंगे। तो कॉसेक मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बच्चों, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, फिर हम इसको आगे चल के इंशाल्लाह ड्राइव करेंगे जब भी हमें मौका मिला। अ सर्कल टचेज ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, भाई ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के सारे साइड्स को टच करता है, इसे हम कहते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं, इन सर्कल। ये दिखने में कैसा होता है बच्चों, ये दिखने में ऐसा होता है कि ये एक ट्राइंगल है। अब हम ऐसा सर्कल बनाएं जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करे, यहाँ से भी टच करे, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल। इन क्यों, क्योंकि वो ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज, याद रखो ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये माइनर आर्क क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमने आर्क लगाई। अब इसके बाद हमने एक ऐसा एंगल बनाया जो कि 90 से बड़ा है। ये एंगल हमें पता है कि ये एंगल अगर यहाँ से मैं देखता तो ये 90 था, अब ये 90 से इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये 90 से बड़ा ही होगा। तो 90 ऐसा एंगल जो कि 90 से बड़ा हो, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा, क्योंकि ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। ठीक है, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू डैश पार्ट। हाँ भाई, डायमीटर क्या होता है, बहुत आसान सी बात है बच्चों। डायमीटर कहते हैं ऐसी लाइन को जो सर्कल के 2 किनारों को टच करे,
लेकिन दरमियान से गुजरते हुए, ये दरमियान है। अब यहाँ से गुजरते हुए एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो किनारों को टच करे, लेकिन शर्त ये है कि वो दरमियान से गुजरना चाहिए। ठीक है, अब दो किनारों को तो ये भी टच कर रहा है, तो क्या ये डायामीटर होगा? नो, दैट वुड नॉट बी अ डायामीटर। ठीक है, ये डायामीटर नहीं होगा क्योंकि ये दरमियान से नहीं गुजर रहा, सेंटर पॉइंट से गुजरना जरूरी है। और हमेशा याद रखो, देखो दरमियान से गुजरेगा तो दो इक्वल पार्ट के अंदर बाइफरकेट हो जाएगा सर्कल। ठीक है, डायमीटर हमेशा सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मिसाल के तौर पर एक और सर्कल ले लो, ये लो। अब ये दरमियान से गुजरेगा तो दो इक्वल पार्ट बनेंगे। ठीक है, ये ऐसे गुजरेगा तो भी दो इक्वल पार्ट बनेंगे, ये ऐसे गुजरेगा तो भी दो इक्वल पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। ठीक है, तो भाई आपसे वो पूछ रहा है कि डायामीटर क्या करता है, तो आप बता देंगे कि डायामीटर जो है बेसिकली सर्कल को डिवाइड करता है कितने पार्ट्स के अंदर? टू इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो बच्चों ये आपके पास फिर शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी बच्चों, इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट आया, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम आपके लिए इंशाल्लाह जो इसका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हम आपके साथ सॉल्व करेंगे, ताकि अगेन आपके कॉन्फिडेंस को मज़ीद बिल्ड किया जा सके और आपके अंदर एक खुद एतमादी पैदा हो बच्चों के जो सवाल हैं वो उतने मुश्किल नहीं है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों काइंडली फ़लस्तीन के लोगों को, बच्चों को अपनी दुआओं में बहुत 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 याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और विश यू वेरी गुड ऑफ लक। और बच्चों साथ साथ अगेन अभी से फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लेना है अपने एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो सके। तो बच्चों एमसीक्यूज उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सेक्शन बी ऑफ 2023 पेपर क्लास 10 मैट्रिक का मैथ्स का जो पेपर है बच्चों, एमसीक्यूज क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। सो यू हैव 10 शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके पास 11 का मतलब बेसिकली 2 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पहला वाला एमसीक्यूज था। तो आपके पास टोटल बच्चों 10 सवाल हैं, जिसके अंदर से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 क्वेश्चन, यानी कि 4 जो है सवालों की आपके पास चॉइस होगी कि आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन सवालों को बच्चों हल करते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपको ये आइडिया हो कि आपने जो पेपर है किस तरीके से आता है और किस तरीके से आपने उसको अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, एंड वी हैव टू प्रूव बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड इक्वल जो है हमने ये प्रूफ करना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, हम यहाँ पर सेट उतार लेते हैं। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है दैट इज इक्वल टू 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने आपको ऑलरेडी गैस पेपर दिया हुआ है और उसके अंदर मैंने आपको ये बताया भी था कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है बच्चों कि यहाँ से जो है एक सवाल ज़रूर आपके पेपर का हिस्सा बनेगा, जिसके अंदर से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो डी मॉर्गन लॉ ही होता है, और ये डी मॉर्गन लॉ ही एग्जैक्टली आपको दिया हुआ है। ठीक है, देन आपके पास सेट ए है विच इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 and 9। ठीक है, देन यू हैव सेट बी विच इज इक्वल टू इवन नंबर 2 4 6 and 8। वट यू हैव टू प्रूव बच्चों, आपने क्या चीज़ जो है वो प्रूव करनी है, तो उसे देख लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहाँ तक बात? चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप राइट भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर, आपने दोनों साइड क्योंकि लेनी है बारी बारी और दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट हमें नजर आ रही, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, तो सबसे पहले साइड ए आ जाएगा 1 3 5 7 9, देन यूनियन लगाया, फिर साइड बी आ जाएगा 2 4 6 8। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। तो यूनियन हमें लेना आता है, यूनियन का मतलब होता है कि तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस के साथ हम लिख देते हैं। सो 1 2 3, रिपीट नहीं करना, रिपीट हो भी नहीं रहे, वैसे रिपीट करना भी नहीं होता, 6 7 8 and 9। ये तो आ गया हमारे पास ब्रैकेट जो हमने सॉल्व किया। अब लेकिन अगर हम देखें तो ब्रैकेट के ऊपर हमें ये डैश लगा हुआ नजर आ रहा है, और सब बच्चे जानते हैं इस डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस। क्या मतलब होता है, u माइनस। तो इस डैश की जगह मैं लिख लेता हूँ u माइनस, और ये लगा हुआ किसके ऊपर है, a यूनियन b के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया a यूनियन b इज इक्वल। क्लियर है बात? अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर भी डैश लगा देते हैं, तो फिर यहाँ डैश नहीं लगानी।
अगर u माइनस लिख दिया है तो फिर डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर u माइनस नहीं लिख रहे हो, आपको ये याद रह सकता है कि हाँ सर मुझे पता है यूनिवर्सल पहले ही आता है, तो फिर आप भले डैश लगा दो। मैं उन बच्चों के लिए इस तरीके से लिखता हूँ जो बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर हम भूल जाते हैं कि हमने यूनिवर्सल पहले लिखना था या हमने दूसरी ब्रैकेट पहले लिखनी थी। तो अब इससे उनको ये याद रहता है कि u पहले लिखा है तो इसका मतलब पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाया, जिसे हम डिफरेंस कहते हैं यहाँ पर सेट की ज़बान में, और ए यूनियन बी का ये हमारे पास आंसर मौजूद है जो भी हमने खुद कैलकुलेट किया था 1 से लेकर 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है ये बात बच्चों यहाँ पर? ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास खाली क्या बचा? तो अब आप यहाँ पर भले डायरेक्ट लिख दें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या फिर यू माइनस लिख दें, जो आपको आसान लगे। तो पहले वाले में से बचा हुआ 10 हमारे पास बचा, तो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। ये क्लियर हुआ? ये आपने पहले सवाल का पहला जो हिस्सा है वो सॉल्व कर लिया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो अब हम बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास हमें नजर आ रहा है कि हमें पहले ए डैश निकालना होगा, फिर हमें बी डैश निकालना होगा, फिर दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं। ए डैश का मतलब क्या होगा? u माइनस ए। डैश का मतलब u माइनस, और किसके ऊपर लगी है? ए के ऊपर, तो u माइनस ए। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल सेट था 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी गलती करते हैं कि वो शॉर्ट लिख देते हैं, 1 2 3 लिख के डॉट डॉट डाल के 10 लिख दिया। तो पेपर में ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ सच क्वेश्चंस, सो यू कैन डू दैट, बट वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, फिर आपने ये ख्याल रखना है कि फिर आपने डॉट नहीं डालना है, पूरा लिखना है। ठीक है, चलिए जी, माइनस, और ए हमारे पास है 1 3 5 7 9। क्लियर है यहाँ तक बात? अब माइनस के अंदर हम काट देंगे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो ए डैश हमारे पास क्या आया? पहले में क्या बचा? 2 4 6 8 और 10। क्लियर है बात? ये मेरे पास आ गया बच्चों ए डैश। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू फाइंड बी डैश। बी डैश का मतलब u माइनस बी, ऊपर सवाल दिया हुआ था। तो यहाँ पर भी वही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, और सेट भी हमारे पास था 2 4 6 8। क्लियर हो रही है बात? देखो बोर्ड में इसी तरह का सवाल आएगा इंशाल्लाह, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। द एम ऑफ दिस वीडियो इज टू जस्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है बच्चों, इस वीडियो का बनाने का सिर्फ मकसद बच्चों के लिए ये होता है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर हम बोर्ड का एग्जाम जो है ना इंशाल्लाह वो भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारे वो सवाल हैं जो कि यकीनन आपने अपने क्लास में, ठीक है, अपने सिलेबस में पढ़ रखे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, और चैनल पे भी आप यकीनन देख चुके होंगे। तो इजी क्वेश्चन है। बार आगे चलते जाएंगे, देखते जाएंगे चीज़ें। क्या बचा यहाँ पर? 1 3 5 7 9 एंड 10। ये मैंने निकाल लिया u माइनस बी। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें चाहिए क्या था? हमें जो है चाहिए था ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आया था 2 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन लगाया और बी डैश का आंसर अभी हमने निकाला, ये रहा u माइनस बी, 1 3 5 7 9 एंड 10। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एक जैसा एलिमेंट होते हैं वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट एक जैसा है? तो सिर्फ एक एलिमेंट एक जैसा है, विच इज 10। तो अवर आंसर वुड बी 10। क्या आंसर होगा हमारा? 10 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड। तो बच्चों यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था, ये रहा 10, और यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड आया 10। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमने इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दी। तो बच्चों ये आपके जो है सुकून के साथ 5 नंबर जो है यहाँ पर ये सेव हो गए।
आपने ये सवाल अगर अटेम्प्ट कर लिया सही तरीके से, आप देख सकते हैं ये सवाल था, और ये आप, मैं तो समझाते हुए कर रहा हूँ, जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस आपने की होगी तो आप इसे बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो 5 नंबर आपके कंप्लीटली आपको मिल जाएंगे विदाउट एनी डिटेक्शन, बगैर किसी कमी के। तो यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लो पहले, पार्ट नंबर 3, चैप्टर नंबर 18 से ये आपको दिया हुआ रेशो वाले सवाल से। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आ चुका है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो सेम है, यानी कि ये भी 5 नंबर का सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि लेट, मान लो इन तीनों को के बराबर, कि ए रेशो का मतलब हमें पता है अपॉन होता है, तो हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। ए अपॉन बी या ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी, और ये बराबर है ई रेशो एफ, और ये तीनों बराबर हैं किसके, के। अब हम एक एक करके इसको के बराबर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कह देते हैं कि ए अपॉन बी जो है ये के बराबर है, और बी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी के। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह मैं इसकी निकाल लेता हूँ, तो सी अपॉन डी जो है ये भी बराबर है के। डी यहाँ डिवाइड हो रहा है बच्चों, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो सी बराबर हो जाएगा डी के। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ई अपॉन एफ बराबर के, एफ वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू एफ के। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पहले भी आप यकीनन कर चुके हैं, लेकिन इसके सोल्यूशन को आप लाजमी देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को लेकर चलना है। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं अपनी आसानी के लिए। सो नाउ पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज डाल देते हैं। तो a की पावर 4, तो अब a नहीं लिखेंगे हम, a की जगह हम क्या लिखेंगे, b के, क्योंकि a बराबर है b के, तो मैं लिखूंगा b के की होल पावर 4, और a के साथ क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर। तो b की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैंने b स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। प्लस फिर आया a स्क्वायर, तो a बराबर है b के, तो मैंने लिखा b के का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है, e स्क्वायर। e की वैल्यू, सॉरी e हमें गिवन है एफ के, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एफ के का होल स्क्वायर। ठीक है, e की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो e की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी एफ के। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। माइनस फिर है e की पावर 4, तो e हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, e हमें गिवन है एफ के, तो e की जगह हम लिख देंगे एफ के की पावर 4, और साथ में लगा हुआ है f, तो इसके साथ हमने लिख दिया f। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स डिनोमिनेटर, b की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो ये ऐसी रहेगा b की पावर 6, प्लस बी एफ की वैल्यू भी नहीं है, तो बी स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस एफ की वैल्यू भी नहीं है, तो लिहाजा ये ऐसे ही रहेगा बी की एफ की पावर 5। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू ए की पावर 4, तो ए की जगह बी के की पावर 4 अपॉन बी की वैल्यू नहीं है, तो बी की जगह हमने बी की पावर 4 ही रहने दिया। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा हम जो ब्रैकेट साइन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये 4 इन दोनों पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b की पावर 4 k की पावर 4, ठीक है, और बाहर b स्क्वायर ऐसे ही है, प्लस अब यहाँ पर भी यही होगा, ये स्क्वायर b के ऊपर भी आ जाएगा, k के ऊपर भी आ जाएगा, ये स्क्वायर f पे भी आ जाएगा और k पर भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माइनस, अब ये f के ऊपर भी 4 आ जाएगा, k के ऊपर भी 4 आ जाएगा, और बाहर वाला जो f है ये एज इट इज, नीचे वाली वैल्यूज ऐसे ही हैं, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5। अब ये 4 दोनों पे आ जाएगा, b की पावर 4, k की पावर 4, b की पावर 4। तो यहाँ पर आप सिंपली जो है इसको आप बच्चों कैंसिल कर सकते हैं, b की पावर 4 से b की पावर 4 मर गया, ठीक है। अब यहाँ आओ, अब ये देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो b और b एक जैसा है, बेस सेम है, तो पावर हमें पता ऐड हो जाएगी, तो 4 और 2 6, तो b की पावर 6, k की पावर 4 ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो b तो एक ही है, ऐसे ही आया, f ऐसे ही है, एक है, k 2 हैं, और 2 और 2 k कितने हुए, k की पावर 4। क्लियर है? ये आपने क्लास 9 में रूल पढ़ रखा है। अब ये 4f है और यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये कितने f हुए, 5f हुए, और k की पावर 4 एज इट इज अपॉन नीचे वाली वैल्यू ऐसी चल रही है, b की पावर 6 b स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5 इज इक्वल टू k की पावर 4। आगे बढ़ते हैं। अब देखो k4 k4 k की पावर 4 तीनों के पास है, कॉमन निकाल लेते हैं,
के की पावर 4 हमने कॉमन निकाल लिया, तो पीछे बचा बी की पावर 6 प्लस यहाँ बचा बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस यहाँ बचा एफ की पावर 5। क्लियर? अपॉन बी की पावर 6 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5 इज इक्वल टू के की पावर 4। इज इट क्लियर बच्चों? यहां तक कोई मसला? आई डोंट थिंक सो। अब ये पूरी सेम हो गई, वैल्यूज कट गई, तो k की पावर 4 इज इक्वल टू k की पावर 4। तो नाउ यू हैव प्रूव्ड दिस आंसर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों बात? तो देखो यहाँ पर अगेन ये 5 नंबर का सवाल था, और जो बच्चा ये तमाम स्टेप फॉलो करेगा वो सिंपली इसके अंदर 5 नंबर बहुत ही आसानी से सेव कर सकता है, सिक्योर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों 2023 का हमारे पास चौथा सवाल आ चुका है, आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू प्रूव के कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। नाउ वी हैव टू प्रूव द इक्वल लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वी हैव टू प्रूव राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखो पहली बात ये कि ये चैप्टर नंबर 30 आपका जो लास्ट चैप्टर है बच्चों आपकी किताब का, ये वहां से लिया गया है। अब इसके अंदर एक बेसिक सी बात ये याद रखो कि जो साइड आपको मुश्किल लग रहा है ना, आपने उसी को लेना है। जो साइड आपको आसान लग रहा है ना, ये बेसिकली एक ट्रैप है, ये एक धोखा है। ये जो आसान लग रहा है ना, ये बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा हम यहाँ पर हमें ये मुश्किल लग रहा है कि एक तो 4 वैल्यूज हैं, अच्छा अपॉन के अंदर भी है, डिवाइड के अंदर भी है, ये तो बड़ा आसान है, 2 वैल्यूज है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस पे नहीं जाना कि ये आसान लग रहा है तो ये कर ले, नहीं। हमेशा जो कॉम्प्लेक्स साइड होता है याद रखो, उसको सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इजी होता है एज कंपेयर टू अ सिंपलर वन, जिसे हमें लग ऐसा रहा होता है कि वो सिंपल है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम कहेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसके अंदर बच्चों कुछ रिलेशंस हैं, कुछ जो है रेशोज हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? अब हमें यहाँ पर कॉट थीटा यूज कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, तो कॉट उल्टा है टेन का, तो उल्टा हो गया, साइन नीचे आ गया, कॉस ऊपर चला गया। ठीक है, और हमें यहाँ क्या नजर आ रहा है? कॉसेक नजर आ रहा है, तो हम कॉसेक का भी लिख लेते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, साइन को उल्टा कर दो तो कॉसेक बन जाता है, पता है हमें ये बात। ठीक है, और हम यहाँ पर यूज करेंगे टेन थीटा को। ठीक है, तो हमें पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है भाई? अभी बताया था कॉट उल्टा है टेन का, तो टेन उल्टा होगा कॉट का, तो उल्टा कर दो उसको, साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा जो है वो नीचे आ गया। ये 3 रेशो आ गए। अब इन 3 को उठाकर हमने पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो कॉट थीटा की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस लगाया, कॉसेक थीटा किसके बराबर है? 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? डिवाइड। सबको पता है ये बात, अपने स्टूडेंट्स को मैंने बार बार ये बात बताई है, इसका मतलब डिवाइड। तो मैं इस डिवाइड को यूं लिख लेता हूं ताकि जरा आसान हो जाए बच्चों के लिए। तो अभी आ गया, तो साइन थीटा तो ऐसे ही रहा, प्लस अब टेन थीटा है, टेन थीटा किसके बराबर है भाई? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक सो कि कोई कंफ्यूजन इसके अंदर होगी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये 2 वैल्यूज फ्रैक्शन में है, दोनों के दरमियान में क्या लगा हुआ है? प्लस, तो इसका मतलब एलसीएम ले लेंगे। तो हम यहाँ पर साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? हमें पता है जब साइन थीटा दोनों वैल्यूज सेम है तो हम उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं साइन थीटा, ऊपर वाली वैल्यूज जमा हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। डिवाइड को चलो अभी डिवाइड रहने देते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हमें पता है कि 1 है, तो कॉस थीटा और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? क्लास 9 में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, एलसीएम लेना सिखाया है, तो कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कॉस थीटा आएगा। और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, यहाँ तो एक जैसे थे ना तो इसलिए एक दफ़ा लिख दिया था, यहाँ अलग है तो अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं फिर, तो कॉस थीटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा, फिर प्लस लगाया और ये 1 जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन थीटा ही रहेगा। क्लियर है बात? यहाँ तक मजा आ रहा है, चीज समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, डिवाइड को हमने बनाया मल्टीप्लाई, अब ये उल्टा चला जाएगा, उल्टे से मुराद ये ऊपर चला गया कॉस थीटा, और ये हमारे पास दोनों नीचे आ गए, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा ऐसे ही रहा। अब ये देखो साइन और साइन दोनों के पास है तो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा दोनों में से कॉमन गया, यहाँ क्या बचा कॉस थीटा प्लस, और ये साइन थीटा बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1। अब कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 1 ये एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई की शक्ल में तो क्रॉस में कट जाएंगे ये दोनों। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्लियर हो रही है बात या नहीं? देखो चीज का क्लियर होना बच्चों कॉन्सेप्ट का बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर क्या बचा 1 बचा ना, तो ये 1 जो है इस कॉस थीटा से अगर मल्टीप्लाई हो तो कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, और ये डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा। अच्छा, अब ये कॉस थीटा से क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचा ना, 1 तो बचा, और नीचे क्या है साइन थीटा। क्लियर है बच्चों बात? चलो अब मुझे बताओ कि कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है? ये रहा कॉस अपॉन साइन किसके बराबर? कॉस थीटा के बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। अब हम लिखेंगे कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर है कॉट थीटा के। तो कॉस अपॉन साइन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन किसके बराबर है? ये लिखा हुआ है, वही रिलेशन यूज हो रहे हैं। 1 अपॉन साइन किसके बराबर है? कॉसेक थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा। यही हमने प्रूफ करना था, बस फर्क ये है कि इन्होंने कॉसेक पहले लिखा हुआ है, कॉट बाद में लिखा हुआ है, तो हम भी ऐसे कर लेते हैं, हम कॉसेक पहले लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉट थीटा। बोलो फिर हो गया, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और हमने कहा कि लेफ्ट जो है ये खुद ब खुद बराबर हो गया राइट हैंड साइड। इसमें मजे की बात यह है कि आपने दोनों साइड प्रूव नहीं करने होते, यानी कि कोई भी आप एक साइड ले लेते हैं और उसको दूसरे के बराबर प्रूव कर देते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री इज इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह टाइम मिला तो जरूर इसके ऊपर हम वीडियोस भी बनाएंगे। यकीनन इसके अंदर आपको कुछ परेशानियां भी हो रही होंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, लेकिन बार हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जल्द जो है इसके ऊपर वीडियोस बनाएं। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली, और इसके अंदर आपने बताना है अगेन अल्फा बीटा जो रूट्स हैं ये आपने प्रूफ करके बताने हैं। और ये सवाल बच्चों बेसिकली आपकी बुक की एक्सरसाइज 20.4 के क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से जो है ये लिया गया है, तो आप चाहें तो वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, यकीनन हमारे चैनल पे मौजूद होगी, नहीं तो आप यहाँ पर भी इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम कहेंगे कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, और गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है वो हमें गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो हमने पढ़ा है तो सबसे पहले हम इसमें से ए बी सी अलग कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला हमारा जो है वो बी होता है, और जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वेरिएबल नहीं होता, वो हमारा सी होता है। ठीक है, तो बी और सी दोनों क्यू के बराबर आ गए, और ए जो है ये हमारे पास पी के इक्वल आ गया। चलो भाई, तो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला था याद करो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? फॉर्मूला है ये माइनस बी अपॉन ओ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अब बी हमारा कौन है? हमारा बी क्यू है, तो हमने इधर क्यू लगा दिया, और ए हमारा कौन है? पी। ये मेरा आ गया सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब यहां लिख लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है कि अल्फा बीटा
बराबर होता है सी अपॉन ए के। ये फॉर्मूला है। ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 20 में डिस्कस की हुई हैं, तो जिसने वीडियोस नहीं देखी वो जाकर देखे और प्रैक्टिस करें। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। सी हमारा क्या है यहाँ पर, क्यू है, तो सी की जगह क्यू आ गया, और ए मेरा क्या था, पी, तो वो यहाँ पर आ गया पी। तो ये हो गया मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ। अब आ जाते हैं हम सवाल के ऊपर, जो हमें सवाल बेसिकली उन्होंने दिया हुआ था। अब हम सवाल को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो सवाल क्या है जी, ये देखें ज़रा। ये आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए अपॉन सॉरी अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा। ये हमने प्रूफ करना है, तो चलें प्रूफ करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ या सो, जो भी आप लिखना चाहें, सो या नाउ। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, यह बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, जब दोनों वैल्यू के ऊपर रूट हो तो हमने पढ़ रखा है कि हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। बोलो भाई, लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि दोनों रूट के अंदर है, तो इसका मतलब रूट इस पर भी लगा हुआ है, इस पर भी लगा हुआ है, मैंने अलग करके लिख दिया। ठीक है, यही काम मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। इसका रूट अलग कर लेता हूँ बीटा का, और इसका रूट अलग कर लेता हूँ अल्फा का, ऐसे। अब देखो, दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन है, बटे की शक्ल में है, प्लस है दरमियान में या माइनस, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो एलसीएम ले लेते हैं। अब नीचे वाली दोनों वैल्यूज चेंज हैं, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो एक रूट में ही लिख लेते हैं। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा, और क्योंकि ये चेंज है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा बोलो भाई, अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर, प्लस बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम बीटा स्क्वायर। ये बात क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। स्क्वायर से रूट मर गया, स्क्वायर से रूट मर गया, तो ऊपर बचा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे बचा अंडर रूट अल्फा बीटा। क्लियर है? अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, माइनस क्यू अपॉन पी। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दिया क्यू अपॉन पी, और मैंने माइनस को जरा बाहर रख दिया। ये वाला जो माइनस है मैंने उसको बाहर रखा है, क्यों रखा है अभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा, मैं इसके साथ लगाना चाहूं तो ये क्यू के साथ वैसे ही लग जाएगा, तो मैंने बस खींच के इसको जरा अलग कर दिया। और अल्फा बीटा किसके बराबर है बोलो भाई, क्यू अपॉन अंडर रूट लगाया, और अल्फा बीटा किसके बराबर आया था, क्यू अपॉन पी के। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया क्यू अपॉन। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये आ गया माइनस क्यू अपॉन पी। मुझे ये बताओ, रूट का मतलब क्या होता है, बताओ। रूट का मतलब होता है 1/2। बोलो भाई, क्लास 9 में बहुत दफा पढ़ाया। रूट हटाओ 1/2 लगाओ, 1/2 हटाओ रूट लगाओ। तो रूट लिख दो या रूट की जगह 1/2 लिख दो, बात तो एक ही। क्लास 9 में एक चीज और भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई? अगर लिखा हो ए स्क्वायर अपॉन ए, क्या करते हैं, जब दोनों बेस एक जैसी हो, डिवाइड की शक्ल में हो, छोटी पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। यहाँ ए की पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, 2 में से एक जाएगा, एक ए बचेगा। यही यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी दोनों बेस एक जैसी है, मैंने माइनस इसलिए अलग कर दिया था। अब बात समझ में आई? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, तो ये आधा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन पी, इसकी पावर 1, ये 1/2 पर गया, -1/2। हाँ भाई, अब मुझे ये बताओ, एक में से आधा चला गया, क्या बचेगा, आधा बचेगा, ऐसा ही है। और आधे का मतलब क्या होता है? आधे का मतलब ये होता है रूट, अभी बताया था। आधे का ये मतलब है ना भाई 1/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमने यही किया था, हमने रूट हटा के 1/2 लगाया था, यहाँ हमने 1/2 हटाकर रूट लगा दिया, एंड दिस इज योर आंसर। तो बच्चों, अगेन देखो, 5 नंबर का ये सवाल था, बहुत ईजी था, और अगेन आप अगर ये सारे स्टेप इसके अंदर फॉलो करेंगे तो आप 100% पूरे जो कंप्लीट मार्क्स हैं बच्चों वो सिक्योर कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको पता है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से लिया गया सवाल है। सवाल इज 4 into x minus 4 upon x square minus 2x minus 3। So now we are going to solve it। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, और ये क्वेश्चन आपकी बुक की एक्सरसाइज 21.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से बेसिकली ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में लिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा अपने ध्यान में रखना है कि ये आपके कौन सी एक्सरसाइज से सवाल लिया गया है। तो ये एक्सरसाइज अगले साल यानी कि 2024 जो आपने एग्जाम देना है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो चले जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 3 वैल्यूज नज़र आ रही हैं, इसका मतलब हम ब्रेकिंग मिडिल हमें करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यहाँ 1 है तो 3 बन जा 3, तो 3 बन जा 3, 3 में से एक जाएंगे 2 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। तो इधर से x कॉमन आया तो x माइनस 3 बचा, इधर से प्लस 1 कॉमन आया तो x माइनस 3 बचा, दो ब्रैकेट सेम है, x माइनस 3 एक दफ़ा लिख दिया, पीछे बचा x प्लस का 1। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो आपने भी पेपर में इसको पहले सॉल्व कर लेना है, फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट शुरू करना है। अदरवाइज इस क्वेश्चन के नीचे अगर करते रहोगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन, अब मैं ये अपॉन में ये नहीं लिखूंगा बच्चों, अब मैं ये फैक्टर्स लिखूंगा, प्लस वाला हम पहले लिखते हैं। तो x प्लस 1 और x माइनस 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्योंकि दो ब्रैकेट आई हैं तो सबसे पहले हम a1 लिखेंगे, a1 के नीचे हम पहली ब्रैकेट लिख देंगे x प्लस 1, प्लस लगाया, दूसरी ब्रैकेट जो है वो हम a2 के नीचे लिख देंगे x माइनस 3। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा जैसा कि आपको मालूम है, x प्लस 1 और x माइनस। अब यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में दोनों को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे कुछ इस तरीके से, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो a1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 3 के साथ, प्लस a2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे x प्लस 1 के साथ। यहाँ तक बच्चों बातें क्लियर है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये यहाँ से कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू a1 x माइनस 3 और a2 x प्लस 1। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो a1 है वो निकालना है, तो मुझे a2 को 0 करना पड़ेगा। तो प्लस का 1 है, यहाँ क्या डालूं? माइनस का 1 डालूं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर की वीडियो में मौजूद है, आप अलग से जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं कह दूंगा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। अब जितनी पूरी इक्वेशन है उसके अंदर पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 हम पुट कर देंगे। तो 4, अब इस x की जगह मैंने डाला -1, -4 वैसे ही है, a1 x की जगह आया -1 और -3, प्लस a2 x की जगह -1 प्लस 1। क्लियर? सो माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 4 और 1 5, a1 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 3 और 1 4, -1 प्लस 1 मर गया, 0 बचा, तो a2 इंटू 0। क्लियर है? नाउ प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 5 जा 20, प्लस माइनस माइनस 4 को a1 से मल्टीप्लाई किया तो 4a1, a2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 0 इटसेल्फ, ये खुद ब खुद 0 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, -4a1 बराबर है -20 का, ठीक है, 0 लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सीधा करके लिख दिया। माइनस से माइनस मर गया, a1 इज इक्वल टू 20, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो a1 बच्चों क्या आया हमारे पास? 5 आ गया। क्लियर है ये बात यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक कोई भी किसी किस्म की क्वेरी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, a1 हमने निकाल लिया, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड a2। तो बच्चों ये हमारे पास अगेन, अब हम यहाँ पर हमें क्योंकि a2 चाहिए, a1 को खत्म करने के लिए -3 है तो इधर हम क्या डालेंगे? +3 डालेंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3, तो इस x की जगह 3 -4, a1 x की जगह 3 -3, a2 x की जगह 3 और ये प्लस का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 4 में से 3 गए 1, 4 बड़ा, माइनस का 1, a1 -+3 -3 0, a2 3 और 1 4, सीधा करके लिख लेते हैं। a2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4a2 बराबर है प्लस माइनस माइनस, 4 1 4, a0 से 0 लिखने की जरूरत नहीं है। a2 इज इक्वल टू -4, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, 4 1 4, 4 1 4, तो वी विल गेट a2 विच इज इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर है बात?
अब मेरे पास A1 A2 आ गया। अब मैं इसे वापस पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुट द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके अंदर हम ये जो वैल्यूज हैं A1 और A2 की जो हमने कैलकुलेट की थी ये हम कर लेंगे। मैं दोबारा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़रा ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने कौन सी इक्वेशन 1 हमने नाम दिया था। तो हमने 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3 बराबर है A1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस A2 अपॉन एक्स माइनस 3। इसे हमने इक्वेशन 1 कहा था। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, A1 क्या आया हमारा, A1 हमारा आया था 5। क्या आया था 5, तो A1 की जगह मैंने लिखा 5 अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखो ये प्लस है लेकिन हमारा A2 किस में आया, माइनस में आया ना। तो अगर देखो A2, रुको जरा समझो, मैं अगर यहाँ माइनस लगा दूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि मेरा A2 माइनस में आया तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं इधर माइनस लगा रहा हूँ, ये प्लस नहीं लगा रहा। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है। और A2 क्या आया था 1। अब बच्चे कहेंगे सर A2 तो -1 आया था। अरे तो वो उस माइनस को मैंने खींच के नीचे उतार दिया ना, यहाँ लिख दिया। ये 1 है तो ये माइनस है तो 1 के साथ। क्लियर है बात। अब दिस इज योर आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों लिया गया था आपकी एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 21.1 से। यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके अंदर आपको एक ग्रुप टेबल दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, 5 नंबर का अगेन ये सवाल है। और ये जो बच्चा सवाल है बेसिकली ये लिया कहाँ से गया है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 22.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो वैसे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन उसमें से एक पार्ट उन्होंने आपको निकाल कर दे दिया है। अच्छा, क्लास लिमिट्स उन्होंने आपको दे दी है, फ्रीक्वेंसी दे दी है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड अर्थमेटिक मीन, यानी कि आपने एवरेज निकालना है। तो जब भी आपके पास ग्रुप डेटा होता है तो उसका शॉर्टकट जो मेथड है अर्थमेटिक मीन निकालने का, वो ये मेथड है। ये मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी एफ अपॉन सिग्मा एफ। अब हमने फॉर्मूले में देखा, अच्छा भाई a नहीं है हमारे पास, तो a निकालने का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अभी निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, फिर डी एफ चाहिए, तो डी एफ के लिए सबसे पहले तो d चाहिए होगा, फिर हमें डी एफ चाहिए होगा। तो हमने जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमने कॉलम यहाँ पर बना दिए हैं। अब आ जाए क्लास मार्क्स के ऊपर। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों को ऐड करें, यानी कि 25 में ऐड करेंगे हम 29 और डिवाइड कर देंगे बच्चों 2 के साथ, तो हमारा आंसर आया 27। ये हमारे पास आ गया क्लास मार्क्स। इसी तरीके से आप इन दोनों को ऐड करेंगे 30 प्लस 34 और इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आया 32। आप देखिए 5 5 बढ़ रहे हैं तो ये 37 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 के इजाफा, और चेक कर लेते हैं 40 एंड 44 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ रहा है 42। तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ ए के ऊपर। ए कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स। ये क्लास मार्क्स को हम एक्स कहते हैं, छोटा एक्स। ये बड़ा एक्स है जो एवरेज का है, अर्थमेटिक मीन का है, ये छोटा एक्स है। इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो 27 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 42 प्लस 47। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 185। 27 प्लस 32, 27 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 42 एंड प्लस 47, so it will become 185। क्लियर। अब 185 हमारे पास बच्चों ये आ गया। अब हम a निकालते हैं, तो a निकालने के लिए हमें सिग्मा x, यानी कि जब भी हमने 185 निकाला इसको हम डिवाइड कर देंगे। n मतलब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं तो 5 से डिवाइड कर दिए। सो 185 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बिकम 37। तो a हमारा क्या आया 37। क्लियर है बात। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, इसको जरा समझो। d जो है ना बच्चों, d बराबर होता है x माइनस ए, यानी कि ये x है 27, इसमें से माइनस करेंगे a मेरा क्या है 37, तो ये क्या आएगा माइनस का 10 आएगा। फिर 32 माइनस 37, तो ये आएगा माइनस का 5। 37 माइनस 37 0। 42 माइनस 37 5 प्लस का 5 एंड 47 माइनस 37, तो ये आया प्लस का 10। क्लियर है बात। अब ये मेरे पास सारे ये जो है ना डी आ गए,
अब डी को, अब ये -10 है, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा -90। डी एफ का मतलब डी की जो वैल्यू आई है इनको एफ से मल्टीप्लाई कर दो। -5 को मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 18, तो मेरे पास आएगा -90। ठीक है, फिर 0 को 35 से करूंगा तो 0 ही आएगा। 17 को फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरे पास आया 85। 10 को 5 से करूंगा तो 50। क्लियर है बात। अब मुझे सिग्मा डी एफ चाहिए, तो लिहाजा मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा सिग्मा डी एफ के लिए, और मुझे सिग्मा एफ भी चाहिए, इनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो पहले इनको कर लेते हैं, 9 + 18 + 35 + 17 + 5, so it will become 84। ये तो आ गया 84। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो -90 -90 हो गया माइनस का 180। ठीक है, तो 85 + 50 -180, तो ये आ रहा है माइनस का 45। क्लियर है बात। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो ए हमारे पास क्या था, ए 37 था, प्लस सिग्मा डी एफ क्या आया है बच्चों, माइनस का 45 अपॉन एफ क्या आया है, सिग्मा एफ 84। तो हम ये कर देंगे, माइनस के 45 को प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस प्लस हटा देते हैं, हम डायरेक्ट ये माइनस ही लिख लेते हैं। तो माइनस के 45 को, -45 जो है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 84 के साथ, तो आंसर आएगा माइनस का 0.5357। अब इसके अंदर हम 37 जो है ये बच्चों इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 37 माइनस 0.5357, तो आंसर आया बच्चों हमारे पास 36.4643, एंड दैट इज योर अर्थमेटिक मीन। ये आंसर हो गया। देखो छोटा सा सवाल था 5 नंबर के लिए, और अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं बच्चों, तो आप 100% यानी कि जो उसके पूरे 5 मार्क्स हैं वो बहुत ही आसानी के साथ आप सेव कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देख लेते हैं। अ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो ज़रा इसके लिए डेटा हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली आपके एग्जाम में बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 30.5 से लिया गया है, और एक्सरसाइज 30.5 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वो लिया गया है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो डेटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास एंगल गिवन है, यानी कि थीटा गिवन है, वो है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है भाई एक दीवार है। अच्छा, इन सवालों में आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, और डायग्राम की ही वजह से ये सवाल आसान होते हैं। ठीक है, ज़रा गौर से समझो। कह रहा है एक दीवार है। ठीक है, सवाल चले आपके सामने रखते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो। अ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। या ये दीवार है बच्चों, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी हमने दीवार पे लगाई, तो वो कह रहा है कि सीढ़ी जो ज़मीन के साथ एंगल बना रही है ये है 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या कहता है वो आगे, फिर वो कह रहा है कि जो रीचेज अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। जब हमने सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया तो उसकी जो ऊंचाई बन रही थी वो 6 मीटर बन रही थी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। ये हमने सीढ़ी लगाई थी, तो कह रहा है ये जो लैडर की लंबाई है ये आप मालूम करें। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी का। बी के सामने छोटा बी होता है, ए के सामने छोटा ए होता है, यानी कि ये, और ये सी जो है इसके सामने छोटा सी आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमें पता है कि जो 90 डिग्री वाला साइड होता है इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, हमारा ए है, और ये बराबर है 6 मीटर के। अच्छा, परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज होता है। जी सर, बिल्कुल हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, हमें पता है हाइपोटेन्यूज सी है, और सी हमें मालूम करना है। उसके बाद ये हमारे पास बेस आ गई, तो बेस को हमने यहाँ पर बी कहा है, और बी भी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें मालूम भी नहीं करना है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड इट्स सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कैसे करें बच्चे, इसके अंदर सबसे पहले जो है ना कंफ्यूज होते हैं, सर कौन सा यहाँ पर हम रेशियो इस्तेमाल करें, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, क्या यूज करें। देखो, जो चीज तुम्हें दी हुई है, तुम्हें क्या चीजें दी हैं, दो दी हैं। तुम्हें परपेंडिकुलर दिया है और तुमसे हाइपोटेन्यूज मांगा है, बेस की बात ही नहीं कर रहा।
तो कौन सा ऐसा रिलेशन है? जी हाँ, साइन थीटा ऐसा रेशो है, एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर दो चीजों की बात वो करता है। किन चीजों की? दो की बात करता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही चाहिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज चाहिए। हमारे दोनों काम की चीजें इसमें आ गई। बेस की ना हमारे पास बेस है ना हमें बेस मालूम करना है, तो हम ऐसा रेशो यूज ही नहीं करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है? छोटा ए है। हाइपोटेन्यूज क्या है? छोटा सी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। थीटा मेरे पास कितना था बच्चों? 60 डिग्री था, तो साइन थीटा की जगह साइन 60 डिग्री। अब ए किसके बराबर है? 6 के बराबर है। और सी किसके बराबर है? सी हमें मालूम करना है। अब जो मुझे चाहिए उसको वहां ले जाओ, साइन 60 यहां ले आओ। तो सी इज इक्वल टू 6 अपॉन साइन 60 डिग्री। क्लियर है बात? चलो यहां सॉल्व कर लेते हैं बाकी। सी इज इक्वल टू 6 और साइन 60 आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, साइन 60 बराबर होता है 0.866। अब आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 6.928 और ये तकरीबन बराबर हो जाएगा किसके? 7। और हम लगा देंगे यूनिट मीटर। तो हमें पता चल गया कि जो लंबाई है सीढ़ी की, तो हम यहाँ लिख देंगे कि लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 7 मीटर। तो जो सीढ़ी है हमने लगाई थी दीवार पे, उसकी लंबाई कितनी है बच्चों? उसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलें जी, बाकी जो है वो थ्योरम है, तो अब हम आपको पेज बता देते हैं, पेज नंबर, ताकि आप उनको स्टडी करना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों, ये भी थ्योरम है हमारे पास, जो कि पेज नंबर 199 पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 10 ये भी एक थ्योरम है, जो कि पेज नंबर 224। देखो थ्योरम मैं अभी यहाँ क्यों नहीं करवा रहा बच्चों, क्योंकि थ्योरम मैंने तुम्हें पढ़ा ही नहीं। और मेरा आपको पता है कि मैं पहले बेस बनाता हूँ, पहले बुनियाद बनाता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ। तो अगर अभी मैं डायरेक्ट थ्योरम पढ़ाना शुरू हो जाऊंगा तो आपको अभी समझ ही नहीं आएगा कि सर ये क्या चीज़ है, यह क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम थ्योरम की जो सीरीज है वो भी स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर जब हम बेसिक से लेकर चलेंगे तो फिर आपके पास थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे देख लें। उसके अलावा ये भी हमारे पास थ्योरम है, पेज नंबर 234 पर है। ये बच्चों सवाल है, लेकिन ये बुक में सॉल्व हुआ हुआ है पेज नंबर 170 के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहाँ से देख सकते हैं। देन सेक्शन नंबर सी आ गया, ये हमारे पास इन्वर्स मेथड है, मैंने करवाया हुआ है, वहाँ जाके वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास सवाल नंबर 13 थ्योरम है, पेज नंबर 176 पर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये पेज नंबर 185 पर है, ये भी थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये ड्रॉ करना है प्रकार वगैरह की मदद से, एक्सरसाइज 29.5 से लिया हुआ सवाल है, यानी कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो इसे लाजमी देखना। सवाल नंबर 16 में उसने दो थ्योरम दिए हैं और कर चॉइस दी है। पहला थ्योरम 218 पर है, दूसरा वाला 210 पर है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी और यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बिल्कुल जैसे आपके पेरेंट्स हैं, इसी तरह हम टीचर भी आपके बच्चों के पेरेंट्स की तरह हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, फलस्तीन के लोगों को जरूर अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।